दुनिया भर के बाजारों से आज फिर से है थोड़ी कमजोरी और हल्के मिले जुले संकेत। कल के उतार चढ़ाव भरे सेशन के बाद आज कैसा रहेगा एक्शन? कल है वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी और साथ ही आरबीआई की आने वाली है मॉनेटरी पॉलिसी भी। उससे पहले का आज का ट्रेडिंग सेशन है बेहद इंपॉर्टेंट। सुस्त शुरुआत के आसार, उसके बाद के एक्शन पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक चीज आपने नहीं बोली, रह गई मिडवीक आ गया। कुछ तो आपके लिए रखूं कुछ समझ क्योंकि ये तो मिडवीक सेशन मैंने कोशिश की 2-3 बार बोलने की जी। जितना अच्छा आप पे लगता है ना उतना अच्छा मुझे ट्रेडमार्क है। हाँ बिल्कुल एकदम। तो दीप का मिडवीक सेशन भी आज आपके लिए है तैयार। और इस मिडवीक सेशन की शुरुआत करने के लिए जो संकेत है जरा एक बार नजर डाल दें। कल दोपहर में जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे वही अमेरिका पर भारी पड़ता हुआ दिखा है और मूडीज ने अमेरिका के 10 बैंक्स को डाउनग्रेड किया है, 6 बड़े बैंक्स को रेटिंग वॉच पर भी रखा है। तो ढेर सारा एक्शन अमेरिका में होता हुआ दिखा है बैंक्स को लेकर। उसके चलते भारी उतार चढ़ाव दिखाए, तेज गिरावट के बाद संभलते हुए अमेरिकी बाजार बंद होने के बाद आए हैं कल 3 नतीजे वायदा कारोबार के, उन पर रहेगा फोकस, जिसमें से एक कोल इंडिया भी है। लेकिन आज भी नतीजों की है लंबी लिस्ट जिस पर रहेगा आज हमें पूरे एक्शन का इंतजार। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जी हाँ, आरबीआई की इस कमेटी की बैठक का आज है दूसरा दिन। कल सुबह गवर्नर साहब आपके सामने करेंगे पॉलिसी पेश, उससे ये भी एक बड़ा ट्रिगर आज के लिए। तो ओवरऑल जबरदस्त एक्शन के लिए हो जाए तैयार। बिल्कुल, रिजल्ट्स के लिहाज से आज 2 दिन थोड़ी शांति रहने के बाद आज क्रांति वाला दिन है एकदम। 11 कंपनी वायदा कारोबार की जो अपने रिजल्ट पेश करेगी। तो दोपहर वाले शो में आएगा बड़ा मजा। बिल्कुल सर, बैक टू बैक नंबर्स आने वाले, तो उसकी तैयारी है। कुछ नंबर्स जो कल आए हैं उस पर भी अनिल जी की राय लेंगे। कैश मार्केट में भी भरपूर एक्शन है। बट एक बार थोड़ा अमेरिका के बारे में बात करते हैं सर। कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो ये खबर आ चुकी थी करेक्ट कि ये हो चुका है एक्शन, रिएक्शन भी आया और इनमें थोड़ी रिकवरी भी आई। थोड़ा जरा समझाइए कल अमेरिका में हुआ क्या ये डाउनग्रेड का? दीप, कल ब्लूमबर्ग ऑलरेडी दोपहर में ये रिपोर्ट कर चुका था। क्लोजिंग वाले शो में हम बात भी कर रहे थे कि आज लॉन्ग पोजीशन रखना थोड़ा सा रिस्की है, तो इसलिए फ्रेश पोजीशन बिल्कुल भी ना बनाए, क्योंकि ऑलरेडी डाउ 100-125 पॉइंट नीचे जो ट्रेड कर रहे थे, सॉरी 150 पॉइंट 160 पॉइंट नीचे थे वो जो ट्रेड कर रहे थे। तो और एक्चुअली जो बंद हुए एग्जैक्टली उतने ही बंद हुए नीचे। हालांकि खुले बड़े गैप से नीचे से अच्छी 300 पॉइंट की रिकवरी भी आई, उसके बावजूद 150। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक वक्त डाउ 450 पॉइंट नीचे था। अब हुआ क्या पहले वो समझ लीजिए। अगर आपने कल की वो खबर नहीं देखी, सुनी समझी हो दोपहर में, तो मैं बता दूं। हुआ ये है कि अमेरिका में 10 बैंकों की मूडीज एक रेटिंग एजेंसी है वहाँ की, वहाँ 3 बड़ी रेटिंग एजेंसी, सबसे बड़ी S&P मानी जाती है, फिच और मूडीज, ये 3 बड़ी रेटिंग एजेंसी है। तो मूडीज ने वहाँ के 10 छोटे और मिड कैप बैंकों की रेटिंग, मतलब मिड कैप के नंबर है, छोटे और मझोले बैंकों की, हाँ, छोटे और मझोले बैंकों की रेटिंग उन्होंने कम की है। 6 बड़े बैंक है, उनकी रेटिंग को उन्होंने वॉच लिस्ट पे रखा है कि हम डाउनग्रेड कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम कर सकते हैं, ठीक है। और 11 बैंक और ऐसे हैं जिनका आउटलुक नेगेटिव किया है, मतलब आउटलुक स्टेबल से नेगेटिव कर दिया। आउटलुक और रेटिंग का फर्क मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, फिर भी आपको बता दूँ। कोई भी रेटिंग है, उस रेटिंग के साथ 3 आउटलुक होते हैं, एक आउटलुक नेगेटिव, एक स्टेबल और एक पॉजिटिव। अगर किसी रेटिंग एजेंसी को किसी भी बैंक का रेटिंग बढ़ाना होता है तो उसका आउटलुक पॉजिटिव साइड पर करता है और उसके बाद रेटिंग बढ़ाता है। घटाना होता है तो नेगेटिव आउटलुक करता है, फिर रेटिंग घटाता है। या स्टेबल है तो मतलब अभी इसकी रेटिंग में बदलाव होने के चांस कम है। अगर आउटलुक नहीं बदला, डायरेक्टली रेटिंग भी बदली जा सकती है। होता है ऐसा, जैसा कि अभी हुआ है कि 10 बैंकों के केस में उन्होंने सीधा रेटिंग घटा दिया है, तो बोला कि भाई इनको डाउनग्रेड कर दो, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, क्या असर है? पहली चीज, जैसे फिच ने अभी रेटिंग आपकी घटाई है पिछले हफ्ते AA+ की है AAA से। तो अगर फिच पूरे देश की रेटिंग घटा रहा है, अगर अमेरिका की पूरे देश की रेटिंग घट रही है तो उसके बाद बैंकों की रेटिंग घटना स्वाभाविक है। यस सर, है ना। आमतौर पर बहुत कम ऐसा होता है दीप, आमतौर पर, एक्सेप्शन ही होता है, अदरवाइज आमतौर पर बहुत कम ऐसा होता है कि जो कोई संस्थान की, कोई बैंक की, कोई कॉर्पोरेट की रेटिंग देश की रेटिंग से ज्यादा हो। यस सर, होता है, ऐसा नहीं होता, कम, लेकिन कम होता है, सेलेक्टेड होता है। इसलिए अगर कोई बैंक थोड़ा भी कमजोर है और अगर देश की रेटिंग घट रही तो उसकी रेटिंग घटना स्वाभाविक। लेकिन इसमें है ना इंटरेस्टिंग चीज जो है वो समझिए, रेटिंग घटाई किसने अमेरिका की? फिच ने। सबसे पहले किसने घटाई? 2011 में S&P ने। अच्छा, 2011 से अभी तक उन्होंने AA+ ही रखी है। 2011 के बाद उनके हिसाब से अमेरिका AAA कभी हुआ ही नहीं वापस, ठीक है। यस सर।
लेकिन उसके बावजूद अमेरिका कल भी दुनिया का दादा था, आज भी दादा है ना। सो भले ही डबल ए प्लस, मैं बोलता हूँ ना कि वो उनके लिए डबल ए प्लस इज न्यू नॉर्मल, ट्रिपल ए वैसा वाला हो जाता है। अगर हम डबल ए प्लस है तो ट्रिपल ए कोई है ही नहीं। अमेरिका वालों की सोच ही वैसी है, सबसे बेस्ट रेटिंग फिर डबल ए प्लस ही होती है ना। ये उनकी दादागिरी, और यही वजह है कि उन्होंने, आप देखिए ना 2011 से 2023 हो गया, S&P ने वापस रेटिंग नहीं बढ़ाई। क्या फर्क पड़ता है अमेरिका में? कुछ पड़ा अमेरिका में फर्क? कोई नहीं पड़ा, सेम वे है। लेकिन इसमें डर एक चीज का है जो समझने वाली बात है, जिसकी वजह से कल अमेरिका के बाजार घटे और बढ़े क्यों वो भी बताऊंगा मैं आपको। पहले तो घटे क्यों? अगर S&P, फिच और उसके बाद तीसरा मूडीज, जिसने पहले बैंक्स की रेटिंग घटाई, कल अगर मूडीज भी चल के अमेरिका को डाउनग्रेड कर दे, तो इसका मतलब तीन की तीन जो बड़ी रेटिंग एजेंसी है, तीनों ने आपको डबल ए प्लस कर दिया। भाई साहब अब आप डबल ए प्लस हैं। मतलब वो कहते हैं कि रजवाड़े चले गए राजा रह गए, वैसा हाल है। आपकी दादागिरी रह गई है, वो रस्सी जल गई बल नहीं गया, वैसा वाला हाल है। हाँ, पुरानी शान और शौकत में भाई साहब आप रहे नहीं अब। तो ये मूडीज अगर आगे चलते कभी अमेरिका की घटाएगा तो फिर अमेरिका पे पूरा कंप्लीट ठप्पा लग गया, तीनों के हो गए, तीनों की हो गए। सो ये होगा तो बड़ी दिक्कत, और इस डर से कल अमेरिकी बाजार बड़े जोर से नीचे खुले माफ कीजिएगा, और नीचे भी गए। रिकवर क्यों हुए? रिकवर होने की वजह यह थी कि अगर देश की रेटिंग डबल ए प्लस है जी, और उस पर मार्केट का रिएक्शन लिमिटेड आया है। यही पिछली बार जब S&P ने रेटिंग घटाई 5.5% घटा था अमेरिका का मार्केट, उसी 5.5% जी, राइट जी। लेकिन इस बार कितना? 1%। 3 दिन में कितना? 2%। तो घटा कहाँ है? तो जब देश की रेटिंग घटने पे मार्केट नहीं घट रहा था, अरे हम क्यों घट गए? अरे इतना नहीं घटना चाहिए। अच्छा, कल 400 बढ़े थे इसलिए आज घट गए, चलो थोड़ा सा रिकवर हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग चीज देखी थी जी, डाउ, नेस्डेक, S&P तीनों डे हाई पर बंद हुए। बिल्कुल डेज हाई पर जाकर बंद हुए, पूरे दिन की ऊंचाई पर। तो नुकसान देखना है, ये बोतल ग्लास आधी भरी है आधी खाली है, आपको जैसे देखना हो। खाली देखोगे तो ओहो, तीनों नुकसान के साथ बंद हुए जी। भरी देखना चाहते हो, डे हाई पर बंद हुए और गिरे उतने ही जितना 3:30 बजे बता रहे थे। यस सर, उससे ज्यादा नहीं। तो अमेरिका ग्लोबल अपने लिए न्यूट्रल है ना। SGX निफ्टी न्यूट्रल, आधा पॉइंट नीचे। गिफ्ट निफ्टी करेक्ट सर। तो मैं ये पूरा आपका, मैं एक्चुअली वही सवाल पूछने वाला था, क्योंकि ये खबर कल मालूम थी, जैसे हमने क्लोजिंग स्ट्रैटेजी में डिस्कस भी करी थी, तो ये खबर उस समय पता थी हमें। राइट। क्या हमारे बाजार इसे पचा चुके हैं, या फिर जैसा आपने कहा कि दूसरी तरह से देखना है कि अगर बैंक्स को डाउनग्रेड करा है और मूडीज ही आखिरी रेटिंग एजेंसी जिसने अभी तक अमेरिका की इकोनॉमी को डाउनग्रेड नहीं करा है, तो क्या उसका खतरा थोड़ा मंडराएगा? वो दोनों फैक्टर्स कैसे समझे? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पहली चीज तो कि क्या हमारे बाजार पचा चुके हैं, उसका जवाब है हाँ। क्योंकि कल 150 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे थे, 160 पॉइंट हम जब घटे तो लगभग काफी हद तक हम, और कल हमने बात भी की थी क्लोजिंग शो में कि ये डर है अमेरिका में, आपको ध्यान रखना है। तो वो बचा है। लेकिन इसका असर क्या हो सकता है? अमेरिका की रेटिंग घटना और एक और एजेंसी द्वारा रेटिंग घटने की आशंका से हमारे यहाँ अगर हमें ब्याज दरें कम करनी है तो उसमें थोड़ा लंबा वक्त भी RBI गवर्नर लगा दे तो बड़ी बात नहीं। और कल के RBI की मॉनेटरी पॉलिसी में मुझे शक्तिकांत दास साहब से यही सुनना है कि अमेरिका की डाउनग्रेडिंग में उनका क्या व्यू है, जो रेटिंग डाउनग्रेड हुआ उसमें उनका क्या व्यू है, ये बैंक से घट रहे हैं। सो आई थिंक क्या होता है कि अगर अमेरिका ब्याज दरें बढ़ाता रहे और हम घटाएं, ऐसा संभव है नहीं, ऐसा संभव है नहीं। करेक्ट। सो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत वाली बात है। सो हमारा डायरेक्टली 1-on-1 कोरिलेशन कुछ नहीं है। मैं तब भी जब रेटिंग घटी मैंने क्या बोला, अमेरिका की घटी हमारी नहीं, आज भी अमेरिका की बैंकों की घटी हमारी नहीं, वहां का SVC बैंक उड़ा है, हमारा श्यामराव विठल बैंक नहीं। करेक्ट। ठीक है, हमारा मजबूत है। सो अपनी समस्या उनको हैंडल करनी है। लेकिन क्या होता है, थोड़ा सेंटिमेंटल असर होता है जो हम पर है। सो आई थिंक लिमिटेड असर है और काफी कुछ हम पचा चुके। हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक ही है इस वक्त फैक्टर हमारे बाजारों के लिए, FIs के नंबर्स। भारतीय बाजार अगला ट्रिगर अच्छा डंग का मिलने तक FIs के नंबर पर ट्रेड करेंगे। आपने FIs की बात करी तो एक्चुअली कल के एक्शन की बात कर लेते हैं। कल का फंड एक्शन ही एक बार समझ लेते हैं। अब कुछ भी नहीं हुआ है सर, मतलब ये हाल ही के दिनों में DIs देख लीजिए, FIs देख लिए, FNO की एक्टिविटी देख लीजिए, इतने कम आपको कहाँ FIs इन FNO आपको 600 करोड़ से। तो अगर कुछ नहीं हुआ तो मार्केट में भी कहाँ कुछ हुआ है? देखो बिल्कुल मार्केट और FIs के नंबर बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। 25 पॉइंट आपका निफ्टी नीचे बंद होता है और 125 पॉइंट ऊपर आपका बैंक निफ्टी बंद होता है। तो 125 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए 1/4% भी नहीं है, 25 पॉइंट निफ्टी के लिए 0.1% है।
करेक्ट। सो मार्केट और सेंसेक्स भी मुश्किल से 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ। सो मार्केट भी तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही बंद हुआ जैसे नंबर्स हैं। सो कल के नंबर्स पूरी तरह से ये दिखा रहे हैं कि जो एक्शन एफआईएस का था, कैश में थोड़ी 700 करोड़ की बिकवाली की है और सामने 425 करोड़ के उन्हें इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीदे, स्टॉक फ्यूचर्स मुश्किल से 82 करोड़ के बेचे। तो कोई ऐसा बड़ा एक्शन कल था नहीं। अब बड़ा एक्शन नहीं था तो इसका मतलब ये कि एफआईएस किसी अगले ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं। वो ट्रिगर कल आरबीआई की पॉलिसी से आएगा या ग्लोबल मार्केट से आएगा, क्या आएगा देखा जाएगा। जब आएगा जैसा आएगा देखा जाएगा। सो आई थिंक वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है और इसीलिए अगर एफआईएस बड़ा बेचेंगे तो ही हम घटेंगे। ओके, बेचना बंद करेंगे तो हम स्टेबल होकर थोड़ा ऊपर आ जाएंगे और लेना शुरू करेंगे तो 20,000 हो जाएंगे। तो वो डिफरेंस हमें एफआईएस जो करेंगे उसको थोड़ा हम आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे हल्का सा, क्योंकि अगर एफआईएस खरीदना शुरू करेंगे तो हम ज़्यादा तेजी से भागेंगे, बेचना बंद करेंगे तो भी हम हल्का ऊपर आ जाएंगे और बेचेंगे तो हमारे लिए थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। तो ये ग्लोबल प्लस एफआईएस, इन दो ट्रिगर के साथ आपको बाजार में स्ट्रेटेजी बनानी है। सिंपल। तो ग्लोबल प्लस एफआईएस, ये फैक्टर्स पर हमें रखनी है नजर। एक चीज और अनिल जी, जो पिछले 2 दिनों का एक्शन हो रहा है, एक दिन निफ्टी लीडरशिप ले रहा है, एक दिन बैंक निफ्टी ले रहा है। कल हमने देखा बैंक निफ्टी की लीडरशिप थी, परसों एग्जैक्टली ऑपोजिट था। ज्यादा बड़ी रेंज नहीं है, रेंज में कारोबार हो रहा है, बट इन दोनों के बीच में ये क्या चल रहा है सर? मतलब है ना, ऐसा है कि ये वैसा है ना कि दीप आज मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, आप एंकरिंग ज़्यादा कर लो। हाँ, वैसा हो गया। 10 सवाल आप ज़्यादा पूछना, मैं थोड़ा बीच बीच में ब्रेक लूंगा। कभी आपको ज़्यादा सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है तो मैं बोलता हूँ दीप थोड़ा आप आराम करो, मैं कर लेता हूँ, गर्म पानी पियो, चाय पियो। ये वैसे ही हाल है। बस इससे ज़्यादा दोनों बीमार है या दोनों ठीक है? दोनों मतलब ऐसा थोड़ा सा डल फील कर रहे हैं। कभी मेरी एनर्जी लेवल ज़्यादा होगी, कभी आपकी होगी, तो वैसे हाल है। तो ज़्यादा कुछ ऐसा हो नहीं रहा। कल बैंक निफ्टी बढ़ने का ऐसे देखा जाए तो कोई खास रीजन नहीं था, खाली एचडीएफसी बैंक के वेटेज की जो खबर आई थी उससे एक मूड थोड़ा सा ठीक होता हुआ दिखा। अब आज जो खबरें हैं ग्लोबल, वो बैंक्स के लिए नेगेटिव है। अब बैंक निफ्टी कल लीडरशिप लेने के बाद आज वापस लेगा क्या, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। राइट, है ना, कि आज में आपने बोला भी था। हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं। सो आई थिंक एक आधी इधर उधर, जब तक दोनों में से कोई बड़ा मूव ना दिखाए। सी, अपने सिंपल सी चीज़ है, इमीडिएटली मतलब जो है ना निफ्टी और बैंक निफ्टी, जो वो इम्पोर्टेंट क्या है, निफ्टी 19,375 यहाँ से 200 पॉइंट नीचे, अगर इसके नीचे जाकर बंद होता है तो आपके लिए शॉर्ट टर्म में खतरा है, जो फ्रेश खतरा, जो भी शॉर्ट टर्म का है। क्योंकि पहला स्टॉप लॉस हमने 550 पे ट्रिगर किया था क्लोजिंग बेसिस पे, राइट। अब अगर आज 375 के नीचे बंद होता है तो ही रिस्क है, और 44,500 के नीचे बंद होता है तो ही रिस्क है। गॉट इट। तो कल के लिए रिस्क है, मतलब कल आपकी पॉलिसी भी है, एक्सपायरी भी है, तो आज इन दो लेवल पे नजर रखिए, 375, 500। यहाँ से 500 पॉइंट का कंफर्ट आपके लिए 1% का किस में है? बैंक निफ्टी में। हाँ, हाँ। निफ्टी में 200 पॉइंट का कंफर्ट है, करीबन 1%। 1% नीचे अगर आज आप बंद होते तो ही रिस्क नहीं होते, तब तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आज आप 19,650 के ऊपर बंद हो जाते हैं और 45,000 के ऊपर बंद हो जाते हैं तो कल के लिए अच्छे संकेत, बस। और कुछ दिमाग मतलब, और ज्यादा संभावना बताऊं, दोनों में से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। मार्केट जिस तरह, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं गलत साबित हूं आज। दोनों में से कुछ एक हो जाए, या तो ये 44,500 और 19,375 के नीचे बंद हो, या 45,000 के और 19,650 के ऊपर बंद हो, तो कहीं यार मतलब कल के लिए थोड़ा एक्साइटमेंट तो बने। इवेंट से पहले कुछ तो नहीं तो फिर कल भी हम ऐसे रहेंगे, फिर कल कहेंगे कि चलो पॉलिसी और एक्सपायरी देख के डिसाइड करते हैं। ये पूरा सेटअप है। सो कोई ऐसा मतलब आज का मार्केट ऐसा है कि आप कोई ऐसा खास तनाव लेंगे, 12 से 3 पिक्चर भी देख के आ जाएंगे ना, कुछ नहीं, वहीं का वहीं मिलेगा। बना ऐसा प्लान हमारे सब देखो, पिक्चर देखने वो जाता है जो पिक्चर में काम नहीं करता, जो शूट नहीं, हम तो खुद बना रहे हैं ना। हम हीरो हैं, हम तो हैं तो इसलिए कैरेक्टर। तो और जिन दर्शकों को देखने का मन है 12 से 3 पिक्चर का, उनके लिए जबरदस्त है। ओके, तो चलिए आइए, ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर है, एफआईएस के संकेत भी नेगेटिव साइड पर हैं। ग्लोबल नेगेटिव से न्यूट्रल भी रख सकते हैं, एफआईएस के नेगेटिव से न्यूट्रल भी रख सकते हैं। एफएनओ के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट न्यूट्रल से हल्का पॉजिटिव है और ट्रेंड पॉजिटिव है। 2 पॉजिटिव, 2 न्यूट्रल, 2 नेगेटिव। इससे ज़्यादा बैलेंस संकेत नहीं हो सकते। एब्सोल्युटली। 19,500, 19,535 पहला सपोर्ट जोन है निफ्टी का। इस रेंज में पहले सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, इसके नीचे जाना मुश्किल है। अगर गए तो 19,385 से 19,435 परफेक्ट स्ट्रॉन्ग बाय जोन, जहाँ शॉर्ट भी काटनी, लॉन्ग भी करनी है। मूड माहौल कैसा भी रहे, डरना मत, नहीं डरना मत। ठीक है सर। ऊपर 19,625, 19,675 पहली रुकावट की जगह है। ओके। और इसको पार करके निकले तो 700, 775 की रेंज में आपको अपनी ट्रेडिंग पोजीशन प्रॉफिट बुक करके आराम से एंजॉय करना है। बैंक निफ्टी
44,725, 44,825 पहला सपोर्ट जो है दीप, और इस रेंज में ही हम सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे, आसानी से नीचे जाएंगे नहीं। अगर गलती से चले गए तो 44,525, 625 आपके लिए खरीदारी का अच्छा लेवल हो सकता है, जहां आप थोड़ी बहुत शॉर्ट काटें, हल्का फुल्का लॉन्ग करें, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का। मतलब निफ्टी जैसे नहीं कि भाई यहाँ पे सब कुछ जोर से लेना है। बैंक निफ्टी में सपोर्ट अच्छा है वहाँ पर, लेकिन क्वांटिटी बैंक निफ्टी में अभी तक कम रखनी है आपको। ऊपर की तरफ 45,075 और 45,225, ये 150 पॉइंट की रेंज है पहली रुकावट की जगह। अगर पार करके निकले तो 45,300, 45,475 इस रेंज में भर भर के शॉर्ट भी करें और प्रॉफिट बुकिंग भी, कोई टेंशन नहीं, बेचो आप मन करे तो, कोई टेंशन ना बेचते रहो। ठीक है सर। एफआईएस की पोजीशन थोड़ी बड़ी है कल, बट अदरवाइज ठीक है, 45-47% से ज़्यादा फर्क नहीं। बाकी पुट कॉल रेशियो वगैरह ठीक है, विक्स हल्का फुल्का बढ़कर आया है, डेटा स्टेबल है, कोई दिक्कत वाली खास बात है। ठीक है सर, बताएं फिर क्या बताओ, स्टॉप लॉसेस क्यों बताओ? मौजूदा पोजीशन सेम कल वाला, ट्रिगर होंगे? सेम नहीं ट्रिगर भी नहीं होंगे, सेम कल वाले, कोई बदलाव। इंट्राडे 19,500 जी, क्लोजिंग 19,375, याद हो तो कल के भी यही है, आज के भी है। बैंक निफ्टी इंट्राडे क्लोजिंग 44,500, कल भी यही था, आज भी यही है। ठीक है, अगर किसी को बहुत ही छोटा ही रखना है इंट्राडे स्टॉप लॉस तो 44,700 का रख ले, बाकी 44,500। ठीक है। शॉर्ट साइड पे भी सेम कल वाले ही हैं दीप, कोई बदला नहीं है। 19,650 इंट्राडे क्लोजिंग कल भी नहीं हुआ आपको तो याद। और बैंक निफ्टी 45,000, सेम 45,200, माफ किया, सेम 45,200। ठीक है, कल भी ट्रिगर नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा। गॉट इट सर। नई पोजीशन खरीदना है निफ्टी, और खरीदने के लिए जो बेस्ट रेंज है 19,435, 19,535, ये भी स्ट्रेटजी सेम कल वाली है। और कल आप देख लीजिए, कल का लो 533 का है, एकदम उसी लेवल से घुमा है। मैंने 525 नहीं दिया इसलिए, 535 दिया है और घुमा 533। कल का लो देख लो आप, मिला लो बिल्कुल। तो इसलिए एकदम परफेक्ट रेंज आज भी वही है लेने के लिए। 435, 535 रेंज में दो टुकड़ों में लीजिए, 535 पे पहले और 435 पे दूसरा। स्टॉप लॉस लगाइए 375 का। ओके, ठीक है, ठीक है। टारगेट जो बनेंगे दीप, वो बनेंगे 600, 625, 650, तीन छोटे टारगेट जी। 700, 725 और 750 के मीडियम टारगेट। ज्यादा हमें लालच है नहीं, बस ना जाए बहुत, क्या करना है। गॉट इट। ठीक है, ठीक है। बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं, 19,635 से रिव्यू करना शुरू करें। जरूरी नहीं कि वहां बेचे, बेचने के लिए जितना आप 19,700 के नजदीक बेच पाएंगे उतना बढ़िया है। तो 19,700, 725 के आसपास बेचिए आप। 19,800 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे दीप होंगे 19,600, 565 दो छोटे टारगेट, 535 और 500 के दो मीडियम टारगेट, 435 और 385 तक के बड़े टारगेट के लिए बिकवाली भी करें। ज्यादा गैप से खुले खरीदना है, फ्लैट खुले इंतजार करना है, गैप से ऊपर खुले देना है। क्रिस्टल क्लियर है, कोई इफ बट नहीं है, स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर है। जो हो रहा है उसके अगेंस्ट जाके आपको काम करना है, बगावत करनी है। वही वहां पर ही पकड़ना है आपको। हाँ बस, ठीक है। अब क्या रहा, बैंक निफ्टी खरीदना है। कल भी ये रेंज दी थी, आज फिर से दे रहा हूँ, आए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है। 44,525, 625 अच्छी रेंज है, मौका मिले लीजिए। 250 का दूर का स्टॉप लॉस से वही रखिए। टारगेट 725, 775 दो छोटे टारगेट है, 825, 875 दो मीडियम टारगेट है, 925, 975 फाइनल टारगेट। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर। आने के चांस कम है, इसलिए आज एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए मैंने स्ट्रेटजी में थोड़ा सा बदलाव किया। यहाँ बदलाव हुआ है, 45,500 का स्टॉप लॉस नहीं देकर मैंने 45,700 का दिया है। ओके। क्योंकि आप 45,975 पे बंद हुए, ठीक है ना, तो उतना स्टॉप लॉस काफी है। सॉरी 44, 1,000 पॉइंट आप अपने आप एडजस्ट कर लीजिए, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 1,000 का ही बोल रहा हूँ। 44,700 का स्टॉप लॉस है जी। 45,075, 45,125 दो छोटे टारगेट, 175, 225 दो मीडियम टारगेट, 45,300, 350 फाइनल टारगेट। थैंक यू वेरी मच। जो लोग बेचना चाहते हैं, बहुत ये रिस्की वाला कॉल है, क्योंकि कल की अच्छी मजबूती के बाद क्या बैंक निफ्टी 100-125 पॉइंट ऊपर ही बेचना चाहिए, ये सवाल आना जरूरी है मन में जी। तो रिस्की तो है दीप, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अगर आपको किसी को बेचना है तो 45,100 के आसपास रिव्यू करें। जितना 45,300 के नज़दीक बेचेंगे उतना सेफ है, और एक बार में ना बेचे। आपको लेना हो या बेचना हो, एक बार में निकलना, टुकड़ों में करना है। ये मार्केट ऐसा है जहाँ टुकड़ों टुकड़ों में आप खरीदारी करेंगे, टुकड़ों टुकड़ों में बिकवाली करेंगे। तो ये बेचना है 45,300 के आसपास, स्टॉप लॉस 45,500 का होगा। टारगेट 45,000, 44,925 दो छोटे टारगेट, 44,875, 825 और 775 तीन मीडियम टारगेट है,
44,725, 625 और 525 के बड़े टारगेट के लिए ज़रूर बिक वाली भी करें एग्रेसिव ट्रेडर्स के तो। गॉट इट सर। चलिए, ये तो रहे आपके सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। कल वायदा कारोबार की बैन लिस्ट में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। 2 नए स्टॉक्स की एंट्री हुई है, चंबल फर्टिलाइजर और एक बैन फेवरेट डेल्टा कॉप। इन दोनों की कल फ्रेश एंट्री हो गई है। बैन से बाहर निकले हैं जीएनएफसी और पीरामल एंटरप्राइजेस, और साथ ही बैन में बने हुए हैं बलरामपुर चीनी, इंडिया सीमेंट्स, इंडिया बुल्स और हिंदुस्तान कॉपर। तो ये 4 बैन में बने हैं और 2 फ्रेश की एंट्री है, चंबल डेल्टा, 2 की एग्जिट है जीएनएफसी पीरामल। आइए डेटा भी थोड़ा समझे, फंड्स की तो बात कर ली, वायदा कारोबार का इंपॉर्टेंट डेटा सर आज 19,500 नीचे सपोर्ट, 88 लाख शेयर, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। 19,600 रुकावट का लेवल, 1 करोड़ 23 लाख शेयर, 1.25 करोड़ है। 100 पॉइंट की इस रेंज में टाइम पास करना है, ठीक है। 600-650 सप्लाई जोन है, ठीक है। 500-535 बाइंग रेंज है, ओके, क्लियर, ठीक है। ये वायदा कारोबार के डेटा, ठीक है। बैंक निफ्टी एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है, 45,000, और कोई लेवल ही नहीं है, ओके। 40 लाख शेयर 45,000 के पुट पर हैं, 60 लाख शेयर कॉल्स में हैं, दोनों हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर, वहीं पे आप बंद भी हुए, 30 पॉइंट नीचे मतलब वही माना जाएगा, ठीक है। Okay. तो 45,000 के ऊपर हैं तो बहुत अच्छे हैं, 45,000 के नीचे हैं तो कम अच्छे हैं, थोड़े खराब, बस सिंपल। बहुत क्लियर कट डेटा है, कोई आज बहुत लेवल्स और डेटा अच्छे निकल कर आए। हाँ, मतलब कभी कभी क्या होता है, बहुत क्रिस्टल क्लियर व्यू भी बन जाता है डेटा में। तो आज बहुत क्लियर व्यू है कि नीचे आएगा लेना है, ऊपर आएगा देना है। थोड़ा सा बायस पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा है, 60-40 पॉजिटिव पे। चलिए, बढ़िया है सर। आइए फिर स्टॉक्स की भी बात करें। पहले लीजिए अनिल जी का स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर। देखो भाई साहब, ऐसा है कि आज जो स्टॉक ऑफ द डे दे रहा हूँ वो है कोल इंडिया अगेंस्ट ऑल ऑड्स। कोल इंडिया, हाँ मतलब किसी की भी अपग्रेड नहीं है। अभी आशीष रिपोर्ट पढ़ेंगे। आशीष, किसी ने अपग्रेड नहीं दिया सर? अपग्रेड नहीं दिया, लेकिन कमेंट्री अच्छी है। अच्छी है ना? बस, अरे वाह, बस आशीष ने मुझे अच्छी कमेंट्री देगी, कॉन्फिडेंस। तो क्या अच्छा है वो कोल इंडिया में आशीष बताएंगे। मैं आपको बता दूं 224 के स्टॉप लॉस के साथ आपको करनी है खरीदारी। 232, 234 और 237 के 3 टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, ठीक है। ज़्यादा अच्छा हो तो 240-45 तक भी जा सकता है। रिजल्ट वैसे देखा जाए तो हर एक पैरामीटर पे उम्मीद से थोड़े बेहतर ही है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी लोगों को लग रहा है कि फ्यूचर को लेकर अनिश्चितता थोड़ी सी है, बिल्कुल। कि आगे अब पिछले साल का बेस थोड़ा हायर था तो इस साल थोड़ी सी अर्निंग्स कम हो सकती है। मेरा ये मानना है कि कोयले के दाम थोड़े घटे भी थे ग्लोबल मार्केट्स में, उससे भी लोगों को लग रहा था कि ये साल थोड़ा ठंडा जा सकता है, लेकिन अब धीमे धीमे वापस प्राइसेस फर्म अप हो रही है, मजबूत हो रही है। तो एक ये हो गया। दूसरा है कि इनके वॉल्यूम्स बढ़ने की संभावना है, और दूसरा रॉ मटेरियल कॉस्ट भी थोड़ी सी घटेगी। तो इन दोनों का बेनिफिट थोड़ा सा मिल जाएगा, तो इनकी जो साल दर साल कोयले की प्राइस थोड़ी सी नीचे भी रहेगी तो इसको ऑफसेट ये कर देंगे, तो इसलिए कमाई में ज़्यादा कमी नहीं आएगी। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक खरीदने का मौका मिल सकता है। रिजल्ट के बाद थोड़ी तेज़ी हो सकती है। वैसे भी एक चीज़ और कहना चाहता हूँ दीप, पावर स्टॉक्स में, पावर और पावर से जुड़े स्टॉक्स में ध्यान लेने का ही रखना है, बेचने का बिल्कुल भी नहीं। चाहे वो आपका REC हो, PFC हो, पावर ग्रिड हो, टाटा पावर हो। एक्चुअली टाटा पावर भी पावर स्टॉक नहीं है, कोयला स्टॉक ही है। हाँ, कोल की ट्रेडिंग तो वो भी है। हाँ, कभी है। मुझे लगता है इवन मुझे टाटा पावर भी अच्छा लगता है। सो आई थिंक NTPC, पावर स्टॉक्स और पावर इक्विपमेंट से जुड़े हुए स्टॉक्स ये सारे यहाँ ध्यान खरीदारी का ही रखिए। बायोडिप्स जैसे कैसा आपका ये जैसे ऑटो सेक्टर बुल रन में चल रहा है जी, ठीक है जी। जैसे फार्मा भी पीछे से आया, या फिर आप जैसे बैंक्स बुल रन में चल रहे हैं, वही पावर सेक्टर का भी 5-7 साल में एक बार टाइम आता है बुल रन का। वो टाइम इनका चल रहा है, अभी चलेगा, क्योंकि पावर डिमांड इतनी स्ट्रांग है। और दूसरा क्या है, जो ऑल्टरनेट पावर है ना, सोलर वगैरह है, इनको स्टोरेज करने की कैपेसिटी नहीं है। आप दिन दिन में यूज़ कर लो तो ठीक है। आप बिजली का मर्जी, दोपहर में पावर का दाम चलता है 2 रुपये, रात को चलता है 8 रुपये। यस सर। तो स्टोरेज करने की कैपेसिटी, और स्टोरेज करने की कैपेसिटी जल्दी से बनती नहीं, कैपिटल इंटेंसिव और टाइम बहुत लगता है। बिल्कुल। सो इसलिए क्या है, पावर स्टॉक्स की डिमांड रहेगी। सो आई थिंक यहाँ पर व्यू पॉजिटिव साइड पर रखना चाहिए, ये मेरी राय। स्टॉक ऑफ द डे कोल इंडिया फ्यूचर्स। बिल्कुल सर। चलिए, वैसे कल की परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा बार हाई हो गया स्टॉक। कल वाली पे भी मैं बात करना चाहता हूँ। ग्लैंड फार्मा 1600 रुपये का टारगेट हमारा था। नो डाउट दीप, ये तो हो गया, एक अलग बात है। 1600 कल ही हो जाएगा, ये तो मैंने खैर सोचा भी नहीं था, और हो सकता है क्योंकि कल दिन भर सर्किट पर टिका रहा, देखो मजबूती के साथ। अब मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाहता हूँ, अगर आज एक फिर से गैप से खुलता है और खुलेगा भी, करेक्ट, आप सर्किट कहाँ लगाए देखो, और उसके बाद एक भी बार हिला नहीं है, पूरा दिन रहा है। मतलब कोई तो खड़ा है कि मुझे आज इस भाव में चाहिए जितना आने दो, और कल फिर लेना चाहता हूँ। आज गैप से खुले तो अब आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। हाँ,
लेना ही नहीं, परचेज नहीं करना, नहीं। क्योंकि इनकी चाइना की एक फैसिलिटी है जो कई सालों से बंद पड़ी हुई है इंस्पेक्शन के लिए, उसकी अप्रूवल वो इंजेक्टेबल्स बनाने वाली है, राइट। अप्रूवल आ भी गई तो इनको ज़्यादा फायदा नहीं। क्या हुआ क्या कि कोविड सबसे लंबा चाइना में चला है, Yes, sir. सबसे पहले शुरू हुआ, सबसे लास्ट में यस सर, उन्होंने कोविड खत्म किया। बिल्कुल। तो इस बीच में जो सिरिंज वगैरह इंजेक्टेबल्स और ये सब जो बनाए ना, उनकी कैपेसिटी चाइना ने बहुत बना दी। राइट। तो अब ये कर भी लेंगे, अप्रूवल भी आ जाएगी ना, तो इनको फायदा नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। तो इसलिए ग्लैंड फार्मा के लिए आगे के लिए बहुत अनाप शनाप कमाइयाँ हो जाएगी, वो नहीं है। ठीक है, गिरा पिटा मरा हुआ स्टॉक है, एक लेवल से चलना चाहिए, अच्छी रिजल्ट है, थोड़ा बढ़ना चाहिए, वो बढ़िया है। हो सकता है थोड़ा और बढ़े, अब कितना 5% बढ़ता है, 10% बढ़ता है, मुझे पता नहीं, लेकिन अब आपको लेना नहीं है। अब नहीं लेना। और अगर आपने कल लिया है, हाँ। अगर वैसे तो कोई 5% खुलने के ऊपर खुलने के बाद कौन ले पाता है, कोई शूरवीर अगर है जिनमें हिम्मत थी और जिन्होंने लिया है, तो आज गैप मिले, थैंक यू कर दीजिए। ग्रैंड जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि इतना कमा पाएंगे आईपीओ के वक्त से, एक दिन में आपने वो करके दे दिया, थैंक यू। ऐसा करके धन्यवाद देके निकल जाइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पोजिशनल टारगेट एक दिन में आ जाए तो फिर तो मुनाफा वसूली भी बनती है उसमें। ठीक है सर, चलिए। अच्छा, नतीजों की भी बात करनी है। कल 3 वायदा कारोबार अच्छा, बाकी है? हाँ, आते लेते हैं रिजल्ट रिव्यू। बताएं सर नंबर्स। सीमेंस नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे दीप, कोई खास ऐसा मतलब नंबर्स में कोई तोड़ फोड़ चीज़ नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जिसको देख के लगे वाओ, और ऐसा भी नहीं कि जिससे आप मुंह लटका ले रहे यार ये क्या नंबर है। बिल्कुल इन लाइन, रेवेन्यू उम्मीद के मुताबिक, कामकाजी मुनाफा उम्मीद के मुताबिक, मार्जिन जरूर आधा % कमाया, 12.25% की हमें उम्मीद थी, 11.25% आया, तो बस और कोई उसमें फ़र्क नहीं है। मुनाफा 44% बढ़कर आया, नए ऑर्डर्स आपके 6% है, 5,300 करोड़ के आसपास, पूरा इन लाइन रिजल्ट है। जो इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है मोबिलिटी बिजनेस, वो 45% रेवेन्यू दिया, ठीक है। सो इन लाइन रिजल्ट हैं, ज़्यादा कुछ होगा नहीं स्टॉक में। मेरा ये समझना है कि नीचे लेगा सपोर्ट 3,720 पर, फ्यूचर्स के लेवल बता रहा हूँ, यानी कि यहाँ से कितना 75 पॉइंट नीचे देख लीजिए, वो सपोर्ट लेगा। ऊपर में 3,860 पे रुकावट है, 3,860 के ऊपर निकलेगा तो बहुत मजबूत हो जाएगा, और 3,720 के नीचे बहुत खराब हो जाएगा। शॉर्ट है 3,720 के आसपास काटे हैं, लॉन्ग है 3,860 के आसपास प्रॉफिट बुक है। सिंपल, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। दूसरा है आरती इंडस्ट्रीज, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं घुमा के सब तरह से देख ले, खराब मतलब बहुत ही खराब, घटिया, एकदम थर्ड क्लास परफॉर्मेंस है। और ये इनकी अकेले की नहीं है, पूरे सेक्टर की प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि आरती की प्रॉब्लम है, सबकी ही प्रॉब्लम है। टाटा केमिकल्स कल टाटा केमिकल, नवीन, एसआरएफ, पता नहीं, जो देखो ऐसे गंदे रिजल्ट आ रहे हैं कि जैसे मतलब ये कंपनियां इस तरह से रिजल्ट देगी तो मतलब 4 क्वार्टर के बाद क्या करेगी, लॉस में आएगी, क्या होगा, वैसा है। तो रिजल्ट्स बहुत ही खराब है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्टॉक प्राइस। कमज़ोर नतीजों के बाद एक भी केमिकल स्टॉक ऐसा नहीं है जो नीचे गिर रहा हो, रिकवर हो रहे हैं, सारे के सारे रिकवर हो रहे हैं। सो आपको पहली चीज़ तो है कि रिजल्ट खराब होने के बावजूद शॉर्ट नहीं करना है। ओके, ऐसे कई स्टॉक्स में मैं राय दे चुका हूँ, शॉर्ट नहीं करना है, नीचे को लेगा, शॉर्ट नहीं करना है, पहली चीज ध्यान रखिए। नीचे सपोर्ट का है 458 के आसपास, असली कमजोरी उसके नीचे होगी, ऊपर 487, तो इस रेंज को इसको देखो आराम से। तो नीचे के लेवल पे थोड़ी बहुत खरीदारी आ सकती है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। शॉर्ट है तो शॉर्ट काटें, और लॉन्ग करने की हिम्मत हो तो आपकी मर्जी, नहीं हो तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है। बट स्टॉक ऑलरेडी 13% घट चुका है पिछले रिजल्ट से अब तक, सो इसलिए कमजोर नंबर्स प्राइस में है काफ़ी। चलिए, ये है आपके लिए सारी की सारी आज के रिजल्ट रिव्यू और स्टॉक ऑफ द डे भी अनिल जी की तरफ से, जिन पर रखनी है आपको नजर। आइए फिर कुछ और नतीजे भी जान लेते हैं हमारी टीम के साथ। पूरी टीम है तैयार बताने के लिए आपको कहाँ का रखना है नजर। नुपुर है हमारे साथ ही कुशल भी हैं, और आशीष से भी करेंगे बातचीत। नुपुर, मॉर्निंग, बताइए क्या है ट्रिगर्स और आज की कुछ और नतीजे और खबरें। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज नतीजों में एबट इंडिया के नतीजे आने वाले हैं। बाटा इंडिया, भारत फोर्ज, ग्रैन्यूल्स, IRCTC, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा पावर, ट्रेंड, बर्जर पेंट्स, PI इंडस्ट्रीज और जी एंटरटेनमेंट के आज नतीजे आते दिखेंगे, तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। बर्जर पेंट पे रखनी है नजर, क्योंकि बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ कंपनी बोनस इशू पर भी आज विचार करने वाली है। FDC, जहाँ पे बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ बायबैक का भी अनाउंसमेंट आते हुए दिखेगा, तो ये दोनों स्टॉक्स स्पेशली फोकस में रहने वाले। आती ड्रग्स, जहाँ पे बायबैक की जो प्रक्रिया है वो आज से ओपन हो जाएगी, 17 अगस्त तक की खुली रहेगी। 900 के भाव पे दिए जाएंगे शेयर्स, करीबन 6.5 लाख। JSW इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स, जिसकी ट्रेडिंग आज बंद हो जाएगी क्योंकि JSW स्टील के साथ इसका मर्जर हो चुका है, तो ये भी स्टॉक फोकस में रखना है। एक स्टेट के चलते ICICI बैंक, जहाँ पे फाइनल डिविडेंड है 8 रुपए का, तो आपको एडजस्टमेंट होते हुए नजर आएगा। IPO का अपडेट बता देते हो, कॉनकोर बायोटेक, जहाँ पे आज तीसरा दिन है, अब तक करीबन
जिसका आज फाइनल अपडेट आ चुका है, 24 गुना ये बढ़ते हुए दिखा है। रिटेल में देखेंगे तो 4 गुना आपको सब्सक्रिप्शन नजर आएगा। एनआईआई करीबन 17 टाइम्स यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आया, और एम्प्लॉय का देखेंगे तो 25 गुना यहाँ पर आपको बढ़ते हुए दिखेगा। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस जहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो आपको कमज़ोर आती हुई नजर आई है। कंपनी की आय देखे तो करीबन 28% की गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है। कामकाजी लेवल पे 25% की गिरावट है। मार्जिन हालांकि थोड़े सुधर के आए हैं, लेकिन मुनाफा भी देखे तो 55% की गिरावट आपको यहाँ पर भी नजर आएगी। डेटा पैटर्न्स जहाँ पे नतीजे आपको अच्छे नजर आ रहे हैं। कंपनी की आय देखे तो काफ़ी जंप अप आपको यहाँ पे नजर आएगा। कामकाजी लेवल पे 31% की ग्रोथ है। मार्जिन भी देखे तो 31% के मेंटेन रखें, और मुनाफा भी देखे तो आपको यहाँ पे ग्रोथ नजर आएगी 80% की। धामपुर शुगर मिल्स यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की आय 11% से बढ़कर आई है इस तिमाही में। कामकाजी लेवल पे 15.5% की मजबूत ग्रोथ आती हुई नजर आ रही है। मार्जिन में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा 100 बेसिस पॉइंट का। मुनाफा भी देखे तो 15% से इस क्वार्टर में बढ़ते हुए आया है। और लास्ट में फीनिक्स मिल्स जहाँ पे कंपनी की आय करीबन 40% की ग्रोथ आती हुई दिखी है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 52.5% की ग्रोथ यहाँ पर भी नजर आ रही है। मार्जिन 56% से बढ़ के 60% के हो गए। मुनाफा देखे तो यहाँ पे एक्सेप्शनल जो पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था उसके चलते 240 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स। कुशल, मॉर्निंग बताएं आप कौन से नतीजे लेकर आए? मॉर्निंग दीपा, नंबर्स में जीएसएफसी पर फोकस करिए। नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं। 17.5% के मार्जिन थे पिछले साल, इस बारी लगभग 7% के मार्जिन रह गए हैं। मुनाफा भी 68% गिरकर 112 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। साथ ही हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज नंबर्स यहाँ पर भी कमजोर दिख रहे हैं। हालांकि आय जो है वो स्टेबल रही है, 3.5% की ग्रोथ वहाँ पर है 391 करोड़ पर। लेकिन कंपनी का जो मार्जिन है 20.8% थे। इस बारी इस तिमाही में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नंबर्स बता रहा हूँ, 19.2% के मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। प्रॉफिट करीबन 1% बढ़ता हुआ दिखा है। हालांकि अन्य इनकम जो अदर इनकम है वहां पर आपको अच्छा खासा उछाल आता हुआ भी नजर आया। ऑयल इंडिया नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं। रेवेन्यू फ्रंट पर करीबन 42% तक की गिरावट है। मार्जिन 45.5% के थे, यहां पर अब घटकर 36.5% के मार्जिन हो गए हैं। मुनाफा भी 49% तक गिरता हुआ नजर आया है। साथ ही सुदर्शन केमिकल्स नंबर्स यहां पर ठीक ठाक दिख रहे हैं। मार्जिन 7.4% से बढ़कर 11.5% की कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। साथ ही कामकाजी मुनाफा कंपनी का 70% तक ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, और कंपनी का मुनाफा 7 करोड़ से बढ़कर 267 करोड़ हो गया है। हालांकि एक एक्सेप्शनल आइटम है यहाँ पर 315 करोड़ रुपए का, तो ये भी ध्यान रखिए। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक नंबर्स यहाँ पर अच्छे दिख रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 20% ग्रो कर 107 करोड़ पर आया है। जो ब्याज से आया है वहां पर भी 21% की ग्रोथ है, और एसेट क्वालिटी में भी कंपनी ने सुधार दिखाया। हालांकि निम्स वाई बेसिस पर 9.7% के मुकाबले 9.2% होते हुए दिखे हैं। EIH लिमिटेड नंबर्स यहाँ पर अच्छे दिख रहे हैं। मार्जिन 25.5% थे पिछले साल, इस बारी 31% के मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं, और मुनाफा भी 60% बढ़कर 106 करोड़ पर आया है, और कंपनी का कामकाजी मुनाफा भी 55% ग्रो किया। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज नंबर्स कमजोर हैं। 55.5% के मार्जिन थे पिछले साल, इस बारी 29.8% के मार्जिन कंपनी ने दिखाए हैं, और कंपनी का कामकाजी मुनाफे में भी 47% की गिरावट हमें देखने को मिली है, और मुनाफा तो 54% तक गिरता हुआ नजर आ रहा है। और अंत में मिश्र धातु निगम, यहाँ पर नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। हालांकि मार्जिन में कमजोरी आती हुई नजर आई है। इनफैक्ट 63% की आय फ्रंट पर तो ग्रोथ हुई है, लेकिन मार्जिन 28.5% पिछले साल थे, इस बारी 22.3% के मार्जिन कंपनी के आते हुए दिख रहे हैं। तो इस वजह से मिश्र जुले नंबर्स आप कैसे? तो नंबर्स कैश मार्केट का कई सारे आए, कुछ और नंबर्स भी बाकी हैं, कुछ खबरें भी हैं। नुपुर बताएं इनके बारे में। बिल्कुल, तिलक नगर इंडस्ट्रीज जहाँ पे आपको नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। कंपनियाँ 32% से बढ़कर आई है। कामकाजी लेवल पे देखे तो आपको 21 करोड़ से मुनाफा बढ़ के 34 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा है। मार्जिन 9% से सुधर के 11% हो गए, और मुनाफा भी देखे तो 1 करोड़ से बढ़ के 22 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा है। प्रेसिया एस्टेट यहाँ पे आपको मिला जुला प्रदर्शन क्वार्टर 1 में आते हुए दिखा है कंपनी की तरफ से। कंपनी की आय 13% से गिर कर आई है। कामकाजी लेवल पे 14% की ग्रोथ है। मार्जिन भी 24% से बढ़ के 31% के आसपास आते दिखे, और मुनाफा देखें तो आपको 30% की ग्रोथ दिखा रहा है। खबरों में ICICI लोम्बार्ड जहाँ पे जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगती हुई नजर आई है, जहाँ पे कंपनी को 273 करोड़ का दिल्ली GST इंटेलिजेंस से शो को नोटिस मिलता हुआ दिखा है, जहाँ पे कंपनी ने इस नोटिस के अगेंस्ट करीबन 104 करोड़ रुपए जमा किए। इनपुट क्रेडिट से जुड़ा ये मामला है, तो यहाँ पर भी आज रहने वाली है नज़र। अदानी ग्रुप स्टॉक्स पे भी रहेगा फोकस, क्योंकि अदानी विल्मा अदानी ग्रुप की तरफ से खबर आती हुई दिखी है खबरों के लिहाज से, जहाँ पे अदानी ग्रुप अदानी विल्मा में अपनी हिस्सेदारी जो है वो घटा सकता है। कर्ज घटाने के लिए अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम कर सकता है। मिंडा कॉप पे भी रखनी है नज़र, क्योंकि फ्री कैपिटल ट्रस्ट ने करीबन
5% हिस्सेदारी बेची है 280 के भाव पे। आरसीसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने करीबन 2.25% हिस्सेदारी खरीदी है। और बिकाजी पर भी रखिएगा नज़र, क्योंकि फॉरेन कंपनी लाइट हाउस इंडिया फंड ने करीबन 35 लाख शेयर्स बेचे हैं 480 के भाव पे, और जो डील साइज हुई है वो 170 करोड़ के आसपास की है। ओके, ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें आज की और फंड एक्शन भी। आइए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर ही डालते हैं नजर। एफआईआर मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दिपांशु। अच्छी रिपोर्ट्स के साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो कोल इंडिया, यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस सीएलएस से खरीदारी की राय को बरकरार रखें। टारगेट प्राइस इन्होंने थोड़ा सा काटा है, 277 से घटाकर 270 कर दिया है। लेकिन खास बात ये देखनी है कि करंट मार्केट प्राइस है 230 रुपये का, तो यहाँ से 270 तक की अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इनका मानना है कि फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट वाले जो रियलाइजेशन है यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो 6% की बढ़त देखने को मिली, और इसका फायदा इसके लिए हुआ है क्योंकि प्राइस हाइक जो किया है इसका बेनिफिट है। स्टॉक फिलहाल अगर आप देखें तो सिर्फ 6 टाइम्स पर चल रहा है, यानी वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी सस्ता है। सिटी भी देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखें, लक्ष्य 235 का दिया है। लेकिन खास बात इन्होंने ये की कि डिविडेंड यील्ड जो है 11% की, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा आकर्षक नजर आ रही है, और कामकाजी मुनाफा जो है इनके अनुमान के मुताबिक यहाँ पर देखने को मिला। जेफरीज होल्ड की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 225 से अब बढ़ाकर 240 रुपये कर दिया है। हिंडाल्को यहाँ पर जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखें, लक्ष्य 570 से बढ़ाकर 575 कर दिया है। वहीं मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 516 का टारगेट दिया, और मान रहे कि कामकाजी तौर पर जो नतीजा है इनके अनुमान से बेहतर देखने को मिले। खासतौर पर अगर आप देखें तो कॉपर सेगमेंट ने इन्होंने सरप्राइज किया है, तो इसका बेनिफिट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब कुछ कमज़ोर रिपोर्ट्स की बात करें तो जीसीपीएल यहाँ पर मैक्वायरी ने डाउनग्रेड कर दिया। पहले आउट परफॉर्म की रेटिंग थी, अब न्यूट्रल की रेटिंग है, लेकिन लक्ष्य थोड़ा सा एडजस्ट किया, 1030 से बढ़ाकर 1050 कर दिया। यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। 1009 रुपये की भाव चल रहा है अभी। दीपक नाइट्रेट मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 1678 रुपये के लक्ष्य के लिए। पीबी फिनटेक, ये रिपोर्ट काफ़ी अहम है, जहां पर मैक्वायरी ने कवरेज की शुरुआत की है, लेकिन अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ 560 रुपये का टारगेट दिया है, 760 रुपये का भाव चल रहा है। और ये मान रहे कि बीमा सुगम प्लेटफॉर्म, जो सरकारी प्लेटफॉर्म है इंश्योरेंस स्टेक होल्डर्स के लिए, वो लॉन्च हो चुका है, और इसके चलते यहाँ पर अगर आप देखें तो इनको एक नुकसान देखने को मिलेगा, मार्केट शेयर घट सकता है, और साथ में अगर आप देखें तो वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। FY27 के फॉरवर्ड EPS के हिसाब से भी अगर आप देखें तो 48 टाइम पर ये स्टॉक चल रहा है, तो यहाँ पर फोकस करेंगे। अदानी पोर्ट सीएलएस से खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं, 878 रुपये के लक्ष्य के लिए। मान रहे कि पोर्ट एबिटा में 11% की बढ़त देखने को मिली। लॉजिस्टिक्स एबिटा जो 48% पिछले साल के मुकाबले देखने को मिला। जेफरीज मान रहे कि जो आय का आंकड़ा है इनके अनुमान से कमजोर है, इसके चलते खरीदारी की राय को बरकरार रखें, लेकिन लक्ष्य 855 से बढ़ाकर 890, 784 का भाव चल रहा है। साथ में अंत में सीमेंस, यहाँ पर यूबीएस खरीदारी की राय दे रहे हैं 4500 रुपये के लक्ष्य के लिए, और मान रहे कि जो टॉप लाइन है इनके अनुमान से 7% बेहतर देखने को मिली, 3780 के करीब की क्लोजिंग है। मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 4100 रुपये का टारगेट दिया है। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट्स जिन पर आज आपको दिखेगा इन फंड्स की रिपोर्ट्स के दम पर पूरा का पूरा एक्शन। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, और एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार। वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी सुप्रभात, करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। मेरा अनिल जी पिक ऑफ द डे है SBI लाइफ इंश्योरेंस, जो कल एक नए 52 वीक आए, नए लाइफ टाइम हाई, खुले नीले आकाश पे क्लोजिंग हुई है। 1350 के अराउंड की क्लोजिंग है। 1320 1320 का लगाना है स्टॉप लॉस, 1400 के टारगेट के लिए SBI लाइफ इंश्योरेंस पर खरीदारी की राय है। ओके, SBI लाइफ को खरीदे, ये है राय आपके लिए। न्यू हाई की तरफ बढ़ता हुआ स्टॉक, वो कल 45 रुपए बढ़ा है, क्या बात है, 3.5% की अच्छी। नए MD के अपॉइंटमेंट के लिए आज खबर भी आई है ना? हाँ, वैसे तो फॉर्मेलिटी होता है, बट नॉनदलेस अच्छी खबर है, खराब खबर तो नहीं है। बंसल जी, आपको अंदाजा है ना नए MD साहब आगे इनके? नहीं अनिल जी, देखिए जी बिजनेस पे सारा टाइम तो बैठे रहते हैं, और सारी इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स तो जब ऑन एयर होते हैं तब पता चल जाती है। उसके बाद भी अनिल जी सामने जी बिजनेस ही चल रहा होता है। कल जैसे आप एक अपडेट दे रहे थे कि हम, मेरे को पता नहीं चलता है, हमको वो जो आपका था वेज थाली नॉन वेज थाली के, वो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी कवर करा है। हाँ। तो अनिल जी यहाँ तो सिर्फ एक ही चैनल आता है जी बिजनेस, और वो मेरे को आज सुबह भी लोगों ने बताया कि
बिल्कुल उठा के कट एंड कॉपी पेस्ट होता है ना, बिल्कुल उस तरीके से वो कॉपी पेस्ट हुआ था दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज पर। चलिए बढ़िया है, अच्छी चीज सब फॉलो करें तो बढ़िया, खराब तो कोई भी कर लेता है फॉलो, अच्छी चीज फॉलो करने के लिए भी यस, जो हम किसी की कर रहे हैं तो उनको धन्यवाद, जो हमारी कर रहे हैं तो उनको भी धन्यवाद, जो हमारा देख के अच्छा कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद, और जो हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद। Absolutely. हम तो दोनों का, ग्रेटिट्यूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन 100%. सो हम लोग कुणाल जी के प्रति ग्रेटिट्यूड करना चाहते हैं कि कुणाल जी आज 3 लोगों में तीसरे नंबर पे आए हैं सही समय पर। कुणाल जी सुप्रभात। वैसे तो अमृतसर का नंबर आना चाहिए, लेकिन ग्रेटिट्यूड की बात आ गई तो मैंने कहा पहले आपको ग्रेटिट्यूड कर दूं। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। सुप्रभात सिंघवी साहब, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, अब आपको मैं अनिल जी बार बार बोलता हूँ तो अनिल जी बहुत सारे लोगों को आपत्ति है इससे, और इसका भी अनिल जी लोगों ने टाइमर बना रखा है कि 1 मिनट में कितनी बार मैं अनिल जी शब्द का उच्चारण करता हूँ, तो ये सब लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए अब से अनिल जी आपका नाम हो गया सिंघवी साहब। अच्छा, तो कुछ समय के लिए सिंघवी साहब पुकारूंगा अनिल जी। तो फिर बाद में इस पे ऑब्जेक्शन लेने लगेंगे, इसका भी लेना है तो मतलब अनिल को अनिल ही बोलेंगे, एजी ओजी वो लो जी सुनो जी थोड़ी बोलेंगे। तो जो है नाम उसी से तो बुलाया जाएगा। उस गाने में भी अनिल ही थे। हाँ, उसमें भी अनिल कपूर ही थे। तो आप जो कर देखो, ऐसा है वो कुणाल जी दूसरों के चक्कर में भाव और भावनाएं बदलेंगे तो चलेगा। आपको जो अच्छा लगे वो बोलो बस, बाकी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है, लोगों का काम है कहना है बस। बताएं सर। तो फिर अनिल जी खरीदारी की राय है, ये मेरा बात, आई वाज फीलिंग आउट ऑफ द प्लेस साहब। तो हाँ, वो डिस्टेंस आ गई थी एकदम से। अगर मैं बोलूँ अच्छा सरावगी साहब बताइए पिक ऑफ द डे, आपको लगेगा आप कोलकाता में बैठे हैं, मेरे नज़दीक नहीं, वैसा हो जाएगा। तो बिल्कुल जी बताएं। तो अनिल जी मैं देने वाला था SBI लाइफ, लेकिन हमारे बंसल जी ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो अनिल जी मैं बंसल जी का शेयर ले लेता हूं, और वो है गेल पे खरीदारी की राय है। और गेल का अगर आप चार्ट देखें तो पिछले 3-4 दिनों से करेक्शन चल रहा था। कल के ट्रेड में अगर आप देखें तो एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आया। तो गेल में खरीदारी करें, 115 रुपए 25 पैसे पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 119 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 122 रुपए का। तो 119,122 के टारगेट के लिए गेल के फ्यूचर्स में खरीदारी करें कि गेल का फ्यूचर खरीदें, ये राय आपके लिए आती है। और अगर इस बीच में SBI लाइफ अगर आज बढ़ जाता है, जो बंसल जी ने लिया, तो बंसल जी क्या कुछ पार्ट क्रेडिट दी जाए उनको, क्योंकि ये क्लेम तो कर रहे हैं कुणाल जी की उनकी भी पिक यही थी। नहीं अनिल जी देखिए, हाँ जी, अनिल जी उसमें देने की जरूरत नहीं है अनिल जी। अच्छा, कैसे? अनिल जी वो बंसल जी ऑलरेडी अनिल जी अपनी वसीयत कर चुके हैं अनिल जी, उनका जो कुछ भी है वो आधा मेरा ही माना जाएगा। और अच्छा ठीक है, बंसल जी ऑब्जेक्शन भी नहीं ले रहे हैं, मौन स्वीकृति है इसका मतलब। तो बंसल जी अनिल जी ले रहा हूँ। जी बंसल जी बताएं। देखिए अनिल जी, यहाँ पर ना आपको और दीप को छोड़ दें अनिल जी, आपकी टीम को, यहाँ सब लोग अनिल जी जैसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड एंकर बन जाते हैं, अपने आप ही क्लेम कर लेते हैं अनिल जी। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनमें भी सेम चीज है, जैसे वो कुणाल जी का अनिल जी गिनते हैं, ये अनिल जी जबरदस्ती बोल रहे हैं। अगर आप देखें तो एक व्यक्ति ने कल डाला हुआ है, आपको भी टैग करा हुआ है कि बंसल जी ने गिनीज बुक का रिकॉर्ड बनाया है। Very good. 1 मिनट में इतनी बार अनिल जी बोला है। और अभी थोड़ी देर में जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज बोल दिया, उस पर भी लोग लगेंगे कि मीडियाज नहीं होता, मीडिया होता है। तो अनिल जी सब लोग लगे हुए हैं अनिल जी। बंसल जी के शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं पे जाओ। हाँ, और बाकी रहा सवाल 50% वर्षित का, तो मैं तो सोच रहा हूँ बंसल जी का हाल वैसा ही है, अंग्रेजों के ज़माने के जेलर जैसा शोले में। आधी वसीयत मेरे नाम पे, आधी वसीयत कुणाल जी के नाम पे, बाकी मेरे पीछे आ जाओ, वैसा हाल है। तो बाकी का क्या होगा पता नहीं, आधी आधी तो हमने ले ली है। ओके, अमृतसर का किया जाए स्वागत। अमृतसर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। पिक ऑफ द डे है एथर इंडस्ट्रीज। ये मेजर केमिकल मैन्युफैक्चरर है फॉर फार्मा, एग्रोकेमिकल्स और ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के लिए। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग भी इनका एक मेजर रेवेन्यू सोर्स है। काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये सोल इंडियन मैन्युफैक्चरर है। 290 प्लस कस्टमर्स हैं अक्रॉस 22 कंट्रीज, काफ़ी मार्की क्लाइंट्स हैं अक्रॉस द सेक्टर्स। रिसेंटली 750 करोड़ का QIP भी इन्होंने कंप्लीट किया है। इसका यूटिलाइजेशन होगा कैपेसिटी एक्सपेंशन पर। Q1 के जो अर्निंग्स थे थोड़े म्यूटेड थे, पर लास्ट 5 साल में 44% कैगर दिखाया है इन्होंने।
और अभी रॉ मटेरियल प्राइसेस भी कम हुए हैं, तो इसका रिफ्लेक्शन होगा Q2 में नहीं, Q3 से इसका जो रिफ्लेक्शन आएगा। मेरा एक्सपेक्टेड ईपीएस फॉर FY25 करीब 20 का है और इससे मेरा टारगेट प्राइस बनता है 1280। ओके, आइए सुमित जी भी हैं तैयार, लेते हैं उनका भी पिक ऑफ द डे। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक अभी रडार पे आया है वो है आइशर मोटर्स। आइशर मोटर के अंदर मोमेंटम बन सकता है यहाँ से। आइशर मोटर 3370 3360 के आसपास इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट या स्टॉप लॉस बनेगा वो 3280 का बनेगा। 3280 के स्टॉप लॉस से आइशर मोटर के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 34, 75, 3500, ये लेवल इमीडिएटली ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करें आइशर मोटर्स 34, 75, 3500 के टारगेट्स के लिए। नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है 3280 का। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने के लिए। आइए विश्वेश जी को स्वागत किया जाए, विश्वेश जी का भी। विश्वेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर क्या है आपको पसंद। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है और एक रेंज के अंदर है। अपर एंड ऑफ द रेंज इज समवेयर अराउंड 45,000। तो मुझे लगता है आज जैसे जिस तरह से कल डाउ रिकवर हुआ है, मुझे लगता है यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी आज ट्रेंडिंग मूव आना चाहिए। कल आरबीआई पॉलिसी है, तो मुझे लगता है उससे पहले बैंक निफ्टी मूव करना चाहिए। तो बैंकिंग स्टॉक पसंद किया है अनिल जी। स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। कल 2.5% अप था और एक बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न बना है मॉर्निंग स्टार ऑन डेली चार्ट। तो मुझे लग रहा है फॉलो अप यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रिकमेंडेड होगा वो 191.50 ₹3 का, और उसके सामने पहला टारगेट अनिल जी 199 और दूसरा टारगेट 202। तो ये दो टारगेट के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा पुल बैक पे बैंक ऑफ बड़ौदा को खरीदा जा सकता है। पीएसयू बैंक्स पर रखिए नजर, यहाँ पर एक्शन आ रहा है। कल क्लोजिंग में सुमित जी की भी रिकमेंडेशन थी बैंक ऑफ बड़ौदा पर, और आज सुबह विश्वेश जी को भी ये काउंटर पसंद आ रहा है, तो इस पर रखेंगे नज़र है। कुछ और काउंटर्स पर भी जहां पर आपको नतीजों का रिएक्शन आते हुए दिखेगा। अमृतसर ब्रिगेड एंटरप्राइजेस कल नतीजे आए थोड़े कमजोर आए, 27% रेवेन्यू गिरा है, मुनाफा 56% गिर कर आया है। पिछले साल थोड़ी बेस भी इनकी ज्यादा थी एक वन टाइम गेन की वजह से, बट ओवरऑल नंबर्स ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है। वो भी ऐसे समय जब बाकी रियल एस्टेट से ठीक ठाक परफॉर्मेंस आ रही है। कोई व्यू सर ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पे? नहीं, आई डोंट थिंक इस अर्निंग्स के कारण आई थिंक वी शुड नॉट रियली गेट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि जब रियल एस्टेट के कंपनीज के जो नंबर्स देखते हैं, आई डोंट थिंक वन शुड बी लुकिंग एट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसमें नॉर्मली 12 मंथ्स ट्रेलिंग का देखना चाहिए। आई थिंक दैट इज व्हेन एवरीथिंग गेट्स नॉर्मलाइज्ड। तो यदि ब्रिगेड एंटरप्राइजेस इस अर्निंग्स के कारण नीचे आता है, देन आई थिंक इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इन नंबर्स पर नेगेटिव रिएक्शन आता है तो खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बनती है। साथ ही प्रेस्टीज एस्टेट्स यहाँ पर भी रखिएगा नजर, थोड़े मिले जुले नतीजे इसके हैं, और फिनिक्स मिल्स यहाँ पर भी रखिएगा नजर, यहाँ पर भी नतीजों का रिएक्शन आपको आते दिखेगा। तो आज 3 कैश काउंटर्स हैं रियल एस्टेट पैक से जो नतीजों पर रिएक्ट करेंगे। नंबर्स आपके लिए आए हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स के भी। यहाँ पर थोड़ा कमजोर क्वार्टर है, हालांकि रेवेन्यू में आपने 3.5% ग्रोथ देखी है, बट एबिटा थोड़ा कम हुआ है, मार्जिन में 1% की श्रिंकेज है, और मुनाफा भी आपका ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा है। जरा सुमित जी एक बार हैप्पीएस्ट माइंड्स के चार्ट देखें सर, कल ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद हुआ था, क्या कहते हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स? जो हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर थोड़ा सा पोजिशनल व्यू, पोजिशनल नजरिया रखना पड़ेगा। स्टॉक के अंदर पोजिशंस तो होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने एक तेजी दिखाने के बाद साइडवेज मूव में अभी ये ट्रेड कर रहा है, और पिछले 2 महीने से स्टॉक ने साइडवेज मूव दिखाया है। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 870 890 के पास का है। 870 890 ये लेवल्स नीचे में जब तक टूटेंगे नहीं तब तक पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। तेजी स्टॉक में बनेगी जब ऊपर में 950 का लेवल ब्रेक होगा। 950 का लेवल ब्रेक होने के बाद 1000 प्लस के लेवल हैप्पीएस्ट माइंड में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा पोजीशन नजरिया रखना होगा, डिप में खरीदारी कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, हैप्पीएस्ट माइंड्स इस पर रखेंगे नजर। धामपुर शुगर, बंसल जी जरा इसका चार्ट एक बार देख लीजिए। धामपुर शुगर 11.5% रेवेन्यू बढ़कर आया है, मुनाफे में भी 15% की ग्रोथ देखी है, कामकाजी मुनाफा भी 15% बढ़ा है, और मार्जिन एक्सपेंशन भी 11.6% के मार्जिन आपके 12.1% पर आए। राय क्या है सर धामपुर शुगर के? दीपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर भी इसका अच्छा है। 280 के अराउंड की कल की क्लोजिंग है, 272 अच्छा बेस है, उसके स्टॉप लॉस के साथ होल्ड की राय है, और एक बार ये स्टॉक 295 के ऊपर निकलेगा तो स्टॉक में देखने को मिलेगा एक ब्रेकआउट, एक ट्रेंड लाइन क्रैक होगी। 295 के ऊपर निकलेगा तो 315 321 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो जिनके पास है बने रहें,
खरीदारी भी करनी चाहिए और एक बार 295 के लेवल्स ऊपर में टूटते हैं तब एग्रेसिवली खरीदें मोमेंटम के नजरिए से। ओके, ये है आपके लिए धामपुर शुगर। विश्वेश जी, बात हो रही है इंश्योरेंस स्टॉक्स की, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हमारी खबर पर मुहर भी लगी है। कंपनी को 273 करोड़ का दिल्ली जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से शो कॉज नोटिस मिला है। इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़ा मामला है। इसमें इन्होंने 104 करोड़ की रकम ऑलरेडी जमा कर दी है इस नोटिस के खिलाफ में। बट आईसीआईसीआई लोम्बार्ड वैसे तो एक्टिव था। चार्ट्स क्या कहती है, और अगर खबर पर नेगेटिव रिएक्शन आता है तो फिर सपोर्ट्स किधर है सर? देखिए दीपांशु, मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर स्टॉक की बात करें और आप जिस हिसाब से आप नंबर की बात कर रहे हो, अगर स्टॉक का आप टोटल टॉप लाइन देखो 17,000 करोड़ का है लास्ट ईयर का, और बॉटम लाइन इज रफली अबाउट 1700 करोड़। तो ये नंबर इन माय ओपिनियन फॉर अ कंपनी लाइक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इज नॉट दैट बिग। सो सपोर्ट की बात करते हैं तो दीपांशु, लास्ट वीक का, ये वीक का जो लो है और लास्ट वीक का जो लो है, सब अराउंड 1360 1350। मुझे लगता है कोई भी अगर नेगेटिव न्यूज़ की वजह से नीचे आता है 1350 तक, दैट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉक इज अ वेरी स्टडी अप मूव और काफ़ी लंबे समय से अंडर परफॉर्मर रहा था। ये मार्च के अप्रैल के लो से ही चला है। मुझे लगता है ओवरऑल व्यू ये है कि 1500-1600 जाना चाहिए। तो फॉर सम रीज़न नीचे मिलता है 1350 दीपांशु, तो लेना चाहिए। दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ओके, तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जिस पर आपको मूव आएगी। मिश्र धातु, कुणाल जी एक बार इसका चार्ट देख लें सर। नंबर्स ठीक है, थोड़ा मार्जिन्स में दबाव दिखा है। मार्जिन्स 28.5% के 28% आए, बट अदरवाइज रेवेन्यू 63% बढ़ा है, मुनाफा 5.5% बढ़ा है, एबिटा भी 27% बढ़कर आ रहा है। चार्ट्स क्या कहती हैं सर? देखिए दीपांशु, चार्ट पर काफ़ी बड़ी तेज़ी हमने ऑलरेडी देखी है। स्टॉक में एक स्ट्रेट रन देखने को मिला है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, तो मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़ चुका है। तो हो सकता है कि आपको कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए। एक बड़ा सपोर्ट चार्ट पर 360 रुपये के आसपास नजर आता है। तो 360 के ऊपर जब तक स्टॉक टिका हुआ है तब तक इसको होल्ड करके चलें। 360 का एक स्टॉप लॉस रख लें। और मुझे लगता है जिस तरह का मोमेंटम और ट्रैक्शन स्टॉक में है, ये 400 रुपये के लेवल्स भी छू सकता है। 360 के स्टॉप लॉस से फिलहाल होल्ड करने के 360 का राय स्टॉप लॉस होल्ड करे, 400 रुपए तक की यात्रा करेगा ये स्टॉक। ये है राय आपके लिए। आइए बढ़ते आगे।